हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास से हमने डिस्कस करना चालू किया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो कुछ जो टॉपिक्स बचे हैं उसको आज डिस्कस करते हैं। ऑन चिप बाईपास कैपेसिटेंस। As we have seen, chips need a substantial amount of capacitance between power and ground to provide the instantaneous current demands of the chip. तो आपको ग्राउंड और आपकी पावर सप्लाई के बीच में कैपेसिटेंस इतना तो ज़रूर होना चाहिए जिससे आपकी कभी भी अगर इंस्टेंटेनियस करंट की डिमांड आती है तो वो फुलफिल हो सके। इस पर्टिकुलर कैपेसिटेंस को ही बाईपास कैपेसिटेंस कहते हैं या फिर डीकपलिंग कैपेसिटेंस कहते हैं। The bypass capacitance is distributed across the chip so that a local spike in current can be supplied from nearby bypass capacitance rather than through the resistance of the overall power grid. It also greatly reduces the di by dt drawn from the package. अब दो तरीके से आप रेजिस्टेंस ले सकते हो, करंट ले सकते हो। अगर आप पावर सप्लाई को रेजिस्टेंस के थ्रू लोगे तो भी आपको करंट की सप्लाई मिलेगी, बट उसमें नॉइस क्रिएट होगा, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो वो ना करके क्यों ना एक कैपेसिटर लगा दिया जाए जो आपको इंस्टेंटेनियस करंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। ठीक है, तो जो भी लोकल स्पाइक आएगा, लोकल स्पाइक का मतलब है कहीं पे भी आपके चिप के अंदर लोकली अगर किसी तुरंत किसी या इंस्टेंटेनियस किसी करंट की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे जो अवेलेबल कैपेसिटेंस है वो उसको करंट प्रोवाइड करवा देगा। आपको उसको रजिस्टर का पाथ लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए या नहीं पड़ेगी। ठीक है, फॉर्चुनेटली द इनहेरेंट गेट कैपेसिटेंस ऑफ क्वीसेंट ट्रांजिस्टर प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिम्बायोटिक बाईपास कैपेसिटेंस। 13.9 में ये शो है कि वन इन्वर्टर ड्राइविंग अनदर, ये इन्वर्टर इस इन्वर्टर को ड्राइव कर रहा है। द गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस ऑफ द लोड इन्वर्टर आर शोन एक्सप्लिसिटली when a equals to 1 and b equals to 0, a equals to 1 and b equals to 0. M1 is on, M1 is on charging CGS4। ये M1 जो है ये इससे कनेक्टेड है ना, ये M1 जो है इसको ऑन करेगा, CGS4 को चार्ज करेगा, CGS4 को। सिमिलरली व्हेन a equals to 0 and b equals to 1, जब ये 0 है a और जब b 1 हो जाता है तो कौन ऑन हो जाता है, M2 ऑन हो जाता है। और M2 किसको चार्ज कर देगा, M3 को। M3 के क्रॉस जो कैपेसिटेंस है CGS3 उसको चार्ज कर देगा। The charged capacitor stores energy that can be released to supply sudden current demands. At any given time, approximately half of the gate capacitance of any quiescent circuit behaves as symbiotic bypass capacitance. Moreover, because only a small fraction of the gates are likely to be switching at any given time, nearly half of the entire gate capacitance on the chip will serve as the bypass capacitance. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल कुछ ही ऐसे गेट होंगे आपके पूरे सर्किट में जो स्विच होंगे। स्विच का मतलब 0101 होना एट अ गिवन टाइम में, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। ऐसा नहीं होगा कि सारे गेट स्विच कर रहे हैं। इसलिए ऐसा बोला गया है कि नियरली हाफ ऑफ द इंटायर गेट कैपेसिटेंस, तो जितने भी गेट कनेक्टेड हैं आपके पूरे सर्किट में, वो डिपेंड करेगा कितने ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, उनका जो हाफ होता है वो जो है वो कैपेसिटेंस जो होता है वो आपके बाईपास कैपेसिटेंस के जैसे एक्ट करता है। So in most low and medium power chips, this symbiotic capacitance provide adequate bypassing to filter instantaneous IR drops and LDI by dt noise। तो ये यूजफुल है उसमें, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ही ज्यादा आप इन लॉसेस को ओवरकम कर पाएंगे। In high power chips, additional explicit capacitance is necessary. For example, इस प्रोसेसर में जिसका नाम है सन नियाग्रा 2 प्रोसेसर added 700 nanofarad of on chip decoupling capacitance. The only dielectric available in a standard CMOS process to build compact high capacitance structure is gate oxide. So the extra bypass capacitance is commonly built with an NMOS transistor with the tried, gate tied to the VDD and source and drain tied to ground. तो CMOS प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में, स्टैंडर्ड CMOS प्रोसेस के केस में, जो सबसे बड़ा जो डाइलेक्ट्रिक, दी ओनली डाइलेक्ट्रिक दैट इज अवेलेबल, वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, गेट ऑक्साइड में अवेलेबल होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर जो होती है ना गेट के ऊपर, वहां पे
तो जो एक्स्ट्रा बाईपास कैपेसिटेंस की अगर आपको जरूरत पड़ती है ना, तो आप जो है सीमॉस प्रोसेस से ना जाके आप एनमॉस ट्रांजिस्टर के थ्रू उसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप उसको? आप उसके गेट को टाइट कर देते हैं किसके साथ? वीडीडी के साथ। और ड्रेन को टाइट कर देते हैं किसके साथ? ग्राउंड के साथ। ऐसा जब आप कनेक्शन करते हैं तो वो जो है वो बाईपास कैपेसिटेंस के जैसे एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। इन सम नैनोमीटर प्रोसेसेस गेट लीकेज इज सिग्निफिकेंट फॉर थिन ऑक्साइड ट्रांजिस्टर्स। थिकर ऑक्साइड ट्रांजिस्टर्स may be preferable to save leakage at the cost of lower capacitance density. Sun used thick oxide resistors in the rock processor with a 20% loss in capacitance density. तो डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपका प्रेफरेंस क्या है, आप कैपेसिटेंस ज्यादा चाह रहे हैं या आप पैकेट डेंसिटी ज्यादा चाह रहे हैं। डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि किस तरीके से आप हैंडल करेंगे कैपेसिटेंस वाली सिचुएशन को। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पावर नेटवर्क की मॉडलिंग में। तो ये जो फिगर है जो नीचे दिखाया गया, ये आपको शो कर रहा है कि पावर नेटवर्क को किस तरीके से हम लोग मॉडल कर सकते हैं, या कहना चाहिए लम्प्ड मॉडल है। लम्प्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि रजिस्टर और जो पैसिव डिवाइसेस वो यूज हो रहे हैं, लम्प्ड पैरामीटर्स होते हैं। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर अ सिस्टम इंक्लूडिंग द वोल्टेज रेगुलेटर, पीसीबी, पैकेज एंड द चिप। तो इतनी सारी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर फिगर में अवेलेबल हैं। The network also includes bypass capacitor near the voltage regulator, near the chip package, possibly inside the chip package and definitely on the chip. तो इतनी जगह पे bypass capacitance यहाँ पे होता है। ठीक है। The external capacitors are modeled as an ideal capacitor with an effective series resistance and effective series inductance, representing the parasitics of the capacitor leakage, capacitor package. Large capacitors have bigger effective series inductances. तो एक स्पेसिफिक जो है इंडक्टेंस होगा और एक स्पेसिफिक जो है वो रेजिस्टेंस होगा जब भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, किसी भी आइडियल कैपेसिटर की मॉडलिंग करेंगे। और यही जो है उसके पैरासिटिक को भी रिप्रेजेंट करता है। पैरासिटिक मतलब जो है कहना चाहिए उसका सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट, यू कैन से कि भाई आप बनाना चाह रहे हो एक चीज, बट उसके साथ दूसरी चीज भी क्रिएट हो रही है, तो उसका पैरासिटिक हो गया। ठीक है। तो पैरासिटिक कैपेसिटेंस को अवॉइड करने का यही मतलब होता है कि भाई आपके पास जो कैपेसिटर अवेलेबल होना चाहिए, कैपेसिटेंस जो अवेलेबल होना चाहिए, उससे ज्यादा कैपेसिटेंस जो है वो क्रिएट हो गया, तो वो भी ठीक नहीं है ना। और पैरासिटिक जो है वो आपके दूसरे रीजंस की वजह से भी आ सकता है। ठीक है। सो लार्ज कैपेसिटर्स हैव बिगर इफेक्टिव सीरीज इंडक्टेंस, ये वहां पे बताया गया। द वोल्टेज रेगुलेटर seeks to produce a constant output voltage independent of the load current. It is modeled as an ideal voltage source in series with a small resistance. ये देखो voltage source और small resistance. And the inductance on its chip, ये inductance on its chip near the regulator is a large bulk capacitor. ये है bulk capacitor. Typically electrolytic capacitor होगा या tantalum capacitor होगा. Power and ground planes on the printed circuit board carry the supply. ये board है, उसमें पावर और ग्राउंड पिन लगे हुए हैं। ये क्या करता है? टिपिकली कैरी दी supply current to the package, contributing some resistance and inductance. Typically the board designer places several small ceramic capacitors near the package. The package and its pins again contribute resistance and inductance. High frequency packages offer contain small capacitors inside the package for further decoupling. Finally, the chip connects to the package through shoulder bumps or bond wires with additional resistance and inductance. तो इस तरीके से जब आप पूरी पैकेजिंग को कंप्लीट करते हैं, कहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी कि इंडक्टेंस की कम जरूरत है या रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कंट्रीब्यूशन कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आप उसको डिसाइड करेंगे। फिर डीकपलिंग कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग बाईपास कैपेसिटर बोल रहे हैं या बाईपास कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, वो कितना होना चाहिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे। फिर जो आपका चिप है वो कनेक्ट करेगा आपको पैकेट से थ्रू शोल्डर बम सोल्डरिंग जो हम करते हैं ना पीसीबी के ऊपर, वो शोल्डर बम्स की बात है, या फिर बॉन्ड वायर्स के थ्रू जो है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को जोड़ते हैं उससे। The dynamic and static current demands of the chip were modeled as a variable current source with a waveform that might resemble figure 13.6। तो फिगर 13.6 के जैसा हो सकता है, जैसे हमने देखा ये फिगर जो है आपको
इस तरफ देखने को मिलेगा, फिगर 13.6। जो हमने वन पढ़ा है पिछली क्लासेस में, तो उस फिगर के जैसे ये है आपको फिगर 13.6। ठीक है, तो ये जो आपकी पावर रिक्वायरमेंट थी, कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो उसका कहने का मतलब है कि द डायनेमिक एंड स्टैटिक करंट डिमांड्स ऑफ द चिप आर मॉडल्ड एज अ वेरिएबल करंट सोर्स विद द वेवफॉर्म दैट माइट रिसेंबल 13.6। तो उस तरीके से स्पाइक्स आपको मिल सकती है। The on-chip bypass capacitance consists of a symbiotic capacitance and possibly some explicit decoupling capacitance. It typically has negligible inductance because it is located so close to the switching loads. ठीक है, as one moves from chip towards the voltage regulator, each capacitor typically increases by about an order of the magnitude. However, each inductance increases by a similar amount, illustrates a representative power delivery network for a high performance 90 nanometer microprocessor. The capacitance is on the order of the 1 microfarad on the die, tens of microfarad in the package, and hundreds of microfarad on the board, and 1 millifarad at the voltage regulator. The inductance is on the order of the 1 picohenry between the die and the package, 10 picohenry between the package and the board, and 100 picohenry along the board to the voltage regulator. The resistance is fraction of an mega ohm at each link. तो ये है पूरा सेटअप। रेजिस्टेंस की जो क्वांटिटी वो मेगा ओम्स में रहती है, ये पिको हेनरी में होता है इंडक्टर, और माइक्रोफेरेड में होता है कौन सा, कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा ही होती है किसी भी केस में। ठीक है, अब इसके साथ बहुत सारी चीजें और एसोसिएटेड हैं, जैसे पावर के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या इतना इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस के साथ कितनी आगे अगर आप देखेंगे इसमें तो क्या स्टेप रिस्पॉन्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड पावर मॉडल किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर मॉडल हो गया। तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर basic understanding of the power distribution for the IC. So this is all about today's lecture. In next lecture we will discuss some other topic related with the first unit. Thank you for watching.